नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम 9वीं अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची, इसमें उन विधियों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 9वीं अनुसूची में क्या या किस बात का प्रावधान है, तो इसमें उन विधियों का, उन नियमों का, उन कानूनों का जिक्र है, उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसको जोड़ा कब गया था? क्योंकि मूल संविधान में तो 8 थी, वर्तमान में 12 हैं, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो इसको कब जोड़ा गया था? इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में जोड़ा गया। क्लियर है? अब थोड़ा हमने पढ़ा 7वीं अनुसूची में कि केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा करने के लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं। कौन कौन सी 3 सूचियां थी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और प्रत्येक में अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। तो वैसे ही देखा जाए, इसकी भूमिका पढ़ रहे हैं 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई, तो कृषि तथा भूमि दोनों ही राज्य सूची का विषय है। जब देश आजाद हुआ तो कई किसान ऐसे थे जिन पर बहुत ज्यादा जमीनें थीं और आधे से अधिक देश की जनसंख्या ऐसी थी जिसके पास कोई भूमि नहीं थी। तो सरकार समानता लाने के लिए, या कह सकते हैं समाजवाद का अधिक विस्तार करने के लिए, इक्विलिटी कर रही थी, समानता ला रही थी। यानी कि सरकार की और प्रांतों में जो सरकारें चल रही थी, सबका ये था कि जिन पर ज्यादा भूमि है उनसे भूमि लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांटी जाए। तो उसके लिए 2 योजनाएं लाई गई थी, चकबंदी और हदबंदी। वही है कि जब लाने के लिए, मतलब बड़े बड़े किसानों से जमीनें लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांटी जा रही है, समाजवाद देश में लाया जा रहा है, तो उस समय क्या है कि अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ अपने राज्य में कानून बनाए। अच्छा, जब कानून बनाए गए तो कई राज्य ऐसे थे कि जहाँ के नागरिक अपनी भाई जमीनें जा रही हैं, तो कुछ तो नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, तो वो किसकी शरण में जाएंगे? कोर्ट की में। तो वो न्यायालय जाने लगे। कहने का मतलब है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयों में चुनौती दी गई। चकबंदी और हदबंदी के जो राज्य सरकारें कानून बना रही थी, उनको उन राज्यों के जो भी उच्च न्यायालय थे वहां पर चुनौती दी जाने लगी। जब चुनौती दी जा रही थी तो कई राज्य ऐसे थे जो उन कानूनों को लीगल, संवैधानिक ठहरा रहे थे, और कई राज्यों के न्यायालय ऐसे थे जो कि उनको असंवैधानिक घोषित कर रहे थे। अब ऐसा ही मामला कुछ बिहार में हो जाता है। बिहार में क्या था, ये देखिए, आप अगर अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर संविधान के मतलब जो भी संविधान से संबंधित जो भी मतलब निर्णय होते हैं, तो वो किसी न किसी वाद के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, यानी कि ये कामेश्वर वहां के एक नागरिक थे और बिहार राज्य, इन दोनों के बीच का ये मामला था। तो इसमें क्या है कि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वर्ष 1951 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, क्या है ये मामला, कि जब चकबंदी और हदबंदी जैसे कानून देश में बनाए जा रहे थे, तो अलग अलग प्रांतों की अलग अलग सरकारें, या अलग अलग प्रांतों की अलग अलग सरकारें अलग अलग कानून बना रही थी चकबंदी और हदबंदी को लेकर के। उन कानूनों को वहां के उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जा रही थी। तो कई उच्च न्यायालय तो उन कानूनों को ठीक मान रहे थे, कई गलत मान रहे थे। और बिहार में जो एक मामला था कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य वर्ष 1951 में, जिसमें भूमि सुधार और के कानूनों को पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट ने असंवैधानिक माना। क्लियर है? जब ऐसी बात थी तो राज्य में जब इस तरह के विवाद चल रहे थे, तो वहां जाहिर सी बात है कि जो अंतरिम संसद के बारे में पढ़ा चुके हैं, आर्टिकल 379 में भी पढ़ाया है। अंतरिम संसद द्वारा जो निर्वाचित राष्ट्रपति थे, आर्टिकल 380 के बारे में भी हमने पढ़ाया है। अगर आपको ये विस्तार से देखना है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर के भारतीय संविधान सभा की वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? आइए, प्रथम संविधान संशोधन अब कैसे लाया गया? भाई, सरकार का हस्तक्षेप, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप वहां जरूरी था क्योंकि राज्य में 2 तरह की बातें चल रही हैं। जो एक हाई कोर्ट है जो कि इन न्यायालयों को, मतलब इन निर्णय को, भूमि सुधार के कानूनों को सही मान रहा है, एक हाई कोर्ट है जो गलत मान रहा है। तो इस पर जाहिर सी बात है कि
केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी था। हस्तक्षेप क्या कहें कि उन्होंने एक अनुशंसा बना ली कि हम संविधान में पहला संविधान संशोधन करेंगे। पहला संविधान संशोधन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शायद ऐसे बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची तो जोड़ी ही गई थी, साथ में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे तथा संविधान में जो पहले से अनुच्छेद थे उन 10 अनुच्छेदों में परिवर्तन भी किया गया था। आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951। देखिए ये विधेयक है तो 10 मई 1951 को ये संविधान सभा जो कि अंतरिम संसद का कार्य कर रही है, यानी कि संसद में रखा गया। कब रखा गया? 10 मई 1951 को। तो भाई इसका विरोध हुआ। विरोध करने में सबसे पहली बात तो ये थी कि संविधान, अभी तो हम अंतरिम संसद है, हमारे चुनाव नहीं हुए और हम संविधान संशोधन कर रहे हैं। यानी कि पहला जो विरोध का पॉइंट था वो ये था कि अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। क्लियर है। दूसरा ये था कि चूंकि ये जो विवाद था ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था, राज्यों में जो भी चल रहे थे कि कोई किसी कानून को संवैधानिक मान रहा है, हाई कोर्ट कोई असंवैधानिक मान रहा है, तो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई अपना फैसला नहीं दिया था। तो दूसरा था कि न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप हो रहा है। तीसरा था कि अभी आम चुनाव नहीं हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि वो हम देखेंगे कि जुलाई 1951 से प्रारंभ हुए थे और नवंबर शायद ये फरवरी 1952 तक चले, फरवरी मार्च तक। और यह है कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ये जो विवाद थे मामला न्यायालय में विचाराधीन है। क्लियर है। ये तो था इसका विरोध प्रथम संविधान संशोधन का। पक्ष में क्या था? तो सरकार का पक्ष था कि भाई आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, अंतरिम संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। आर्टिकल 368 जिसमें संविधान में 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 368 368 के तहत संविधान में 2 प्रकार से संशोधन हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो 3 रूप से होता है। विस्तार से चर्चा करेंगे, बता दिया है। आइए, दूसरा सरकार का पक्ष था कि भाई संविधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई थी। तीसरा तक इंतजार कितना करें, तो सरकार ये भी कह रही थी भाई हम 200 वर्षों से इंतजार ही कर रहे थे आजादी का, अब तक क्या इंतजार करें, अब इंतजार क्यों करें जब हम आजाद हो गए, अब तो हम जनता का भला करेंगे। भाई जैसे भी है, ये जो प्रथम संविधान संशोधन विधेयक था ये अब अधिनियम बन चुका है और संसद द्वारा 18 मई 1951 को पारित हो गया। क्लियर। आइए, प्रथम संविधान संशोधन कुल 10 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया जाता है और 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से थे? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1951 में संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31A और 31B। ध्यान रखना, जब कैपिटल है, जैसे कैपिटल है ना ए, कैपिटल बी, तो इसका मतलब नया अनुच्छेद जोड़ा गया है। क्लियर। अनुच्छेद 31A में था कि राज्य लोक हित तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिकृत कर सकता है। आप देखते हैं हाईवे जा रहे होते हैं और वो हम जमीन को अधिकृत कर लेते हैं, तो उसका आधार जो है वो यही अनुच्छेद है 31A। राज्य लोक हित तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिकृत कर सकता है। दूसरा था अनुच्छेद 31B, वे विधियां जो भाग 3 के असंगत होने पर भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कि हम पढ़ेंगे जब भाग 3 में मौलिक अधिकारों को, तो इसमें स्पष्ट कहा गया कि कोई ऐसा कानून जो संसद बना देती है जो भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर। अब हम नोट डाल के पढ़ लेते हैं भाई 31B दरअसल कौन कौन सी विधियां थी, कौन कौन से कानून थे। तो अनुच्छेद 31B के अनुसार उन विधियों का उल्लेख है जो 9वीं अनुसूची में है। क्लियर है, 9वीं अनुसूची। अब चूंकि ऐसा नियम संविधान संशोधन में हो जाता है तो इसको लेकर के एक शंकरी प्रसाद थे, शंकरी प्रसाद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। क्लियर। और चुनौती खारिज कर दी गई। तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए 2 आपके डिसीजन यहाँ पर आ चुके। तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य का आ चुका है जिसने पटना उच्च न्यायालय का था निर्णय, और उस निर्णय में भूमि सुधार कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया था। दूसरा है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951 का मामला था जिसमें प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और चुनौती सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। आइए, ऐसे कानून जब बनाए गए
तो सरकारों ने इन कानूनों का नाजायज मतलब इस प्रावधान का गलत फायदा लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि यार कोई भी ऐसा कानून बना दो और 9वीं अनुसूची में उसको रख दो तो उसे चुनौती नहीं दी जाएगी। और इस तरह इसमें वर्तमान में कानूनों की संख्या 284 हो गई। महत्वपूर्ण है। अब एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है जिसमें आधारभूत संरचना शब्द का प्रयोग या जिक्र किया गया। प्रथम बात हो गया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वर्ष 1973 के मामले में एडनीर एक जगह है, केरल के मठाधीश थे केशवानंद भारती ने केरल के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी। यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में केरल के मठाधीश केशवानंद भारती ने केरल के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी। चुनौती दी गई, चुनौती को स्वीकार किया गया। स्वीकार किया तो उस समय संविधान सर्वोच्च न्यायालय था, उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एस.एम. सीकरी साहब। एस.एम. सीकरी साहब ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 13 सदस्यों की संवैधानिक पीठ का गठन किया। ठीक है जी। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि जब भी संवैधानिक पीठ गठित की जाती है तो संवैधानिक पीठ हमेशा विषम नंबरों में गठित की जाएगी। जैसे 3 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 एक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है अब तक संविधान के इतिहास की। क्लियर है? मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर पूरा इतिहास देखा जाए तो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ कभी गठित की गई तो वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में की गई थी। अब यहाँ ऑड नंबर में क्यों की जाती है? क्योंकि डिसीजन हमेशा पक्ष और विपक्ष से आता है। जैसे अगर मान लो 4 हमने गठित कर दिए, यानी कि 4 सदस्यों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी, तो वहां क्या हुआ? 2-2 से निर्णय आ जाएगा, 2-2 से आ जाएगा, 10 से कर दी तो 5-5 से आ जाएगा, तो ऐसे में निर्णय वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि जब भी संवैधानिक पीठ गठित करते हैं तो संवैधानिक पीठ हमेशा विषम नंबरों की करते हैं। जैसे 3 से कर दी तो डिसीजन 2-1 से आ जाएगा, 13 से की तो 7-6 से डिसीजन आ जाएगा, 9 से की तो 4-5 से आ जाएगा, इस तरह से। तो इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष थे और 24 अप्रैल 1973 को इस संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया। यानी कि 7 तो इस निर्णय के पक्ष में थे और 6 न्यायाधीश इस निर्णय के विपक्ष में थे। निर्णय क्या था उसको देख लेते हैं। तो इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची संवैधानिक है। 9वीं अनुसूची संवैधानिक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 ये महत्वपूर्ण है यहाँ तक जो आएगा बात, क्योंकि यहाँ क्या था कि वे विधियां जो न्यायालय के भाग 3 के असंगत होने पर भी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अनुच्छेद 31 भी कहता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, वहां कहा गया क्या कि इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची संवैधानिक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून, यानी कि आप 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में जो भी कानून जोड़ चुके उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 9वीं अनुसूची में आप 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून जोड़ सके उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आगे है, क्या है आगे? लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून इस 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी नया कानून इस 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा यदि वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब आधारभूत संरचना क्या है? उसमें यह था कि मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, संसदीय शासन प्रणाली के अधीन होना चाहिए, इसके बाद में जो हमारे यहाँ वयस्क मताधिकार है उसके अनुरूप होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष की बात है तो उसके अनुरूप होना चाहिए। कहने का मतलब है आधारभूत संरचना दिया गया। अब आधारभूत संरचना का निर्धारण कौन करेगा? क्या संसद करेगी, क्या राष्ट्रपति करेंगे, या राज्य विधानमंडल करेगा? तो यहाँ क्लियर कर ये है कि आधारभूत संरचना के प्रावधानों का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्लियर है? आशा करता हूं आपको 9वीं अनुसूची समझ में आई हुई। कल हम 10वीं अनुसूची के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तब तक बने रहिए साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।